तेजा हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मुझे लगता है बालाजी और राधाबाई ये माता पिता के तौर पे उन्हें आत्मसंतुष्टि हुई होगी, बड़े समाधानी होंगे। कारण है उनके दो बेटों का कर्तृत्व। 1728 के फरवरी में पालखेड़ में बाजीराव और चिमाजी अप्पा दिसंबर 1728 में मालवा में जब उसने बहादुर बंधुओं को पराजित किया। इस मालवा के विजय से मराठाओं के दिल्ली के विजय के दरवाजे खोल दिए। आगे फिर चल के वो अटक बार भी भगवा फहराने में कामयाब हो गए। आज बात करेंगे पालखेड़ की। 2.5 साल से शतरंज के खेल को खेलते खेलते बाजीराव और निजाम ये दोनों शायद ये ऊब गए थे। ये खेल बंद करना चाहते थे और कारण भी बना निजाम की बढ़ती लिप्सा। 1727 में फ्रेंच जनरल बूसी के साथ उसकी नज़दीकियां हो गई। बूसी ने अच्छी और तगड़ी तोहफे उसको दे दी। निजाम के साथ तो विशाल सेना तो थी ही और साथ में ये अत्याधुनिक तोपें भी थी। निजाम अब खुद को बलवान समझने लगा था। ये ऐबक खान भी उसके साथ आ गया। ऐबक खान ने मोर्चा खोल दिया। बाजीराव को बुला के योजना बनाने का आदेश शाहू ने दिया। बाजीराव जनवरी 1727 को योजना खुद बना के शाहू से सातारा में मिला और शाहू को विजय के प्रति आश्वस्त भी किया। शाहू ने तुरंत सम्मति दे दी क्योंकि माहौल बहुत गर्म हुआ था। पुणे के पास ऐबक खान दंदनाता फिर रहा था। संगमनेर नासिक के पास तुर्कताज खान फिर रहा था और राजधानी सातारा के पास रंभाजी निंबाड़कर लगातार छापामार लड़ाइयाँ कर रहा था। अब अंतिम प्रहार करने की जरूरत थी। सारी मराठी शाही को मैदानी युद्ध में घसीटकर उनका निपात करने की मनीषा निजाम की थी। 1727 का वर्षा ऋतु में बाजीराव ने पुणे छोड़ा। उसके साथ मात्र 10,000 की सेना थी। 10,000 की सेना के साथ बाजीराव ने गोदावरी पार करके पुणतांबे लूटा। वहाँ से जालना गया। जालना तकरीबन संभाजीनगर से आप कहो कि 60-70 किलोमीटर पड़ेगा। ऐबक खान उसके पीछे था, जबकि जालना में उन दोनों में लड़ाई भी हुई। अचानक बाजीराव अपनी रफ्तार के कारण वहाँ लड़ाई छोड़ के भाग गया। उसके साथ सभी युवा मावड़ा थे। 6 नवंबर को ऐबक को मौका भी मिला, लेकिन ऐबक चूक गया। कारण बाजीराव ने अपनी रफ्तार कायम रखी थी। उधर बाजीराव के ये सब धंधे देख के निजाम भी भाग्यनगर से निकला। ऐबक तो पहले से बाजीराव के पीछे था। फिर एक बार मौका आमने सामने की लड़ाई का आया। अचानक लड़ाई बीच छोड़ के बाजीराव वहां से निकल गया। ऐबक खान चकरा गया क्योंकि ये युद्ध नीति में पहली बार हो रहा था कि कोई युद्ध को आधा छोड़कर वहां से निकल गया था। अचानक ऐबक को तो कुछ समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। वैसे मैं बता दूं कि तात्या टोपे ने भी अपने सेना के साथ नर्मदा में कूदकर युद्ध छोड़ा था। शायद आपको याद होगा।
मैंने आपको बताया था कि कैसे अंग्रेज भी चकरा गए थे कि भाई ये हथियार डाल के युद्ध छोड़ के अचानक सब एक साथ नर्मदा में छलांग लगा के निकल कैसे जाते हैं। ये तात्या टोपे ने भी 1857 में किया है, ये बाजीराव ने भी किया था। बाजीराव अचानक बीच युद्ध छोड़ के अचानक घूम के खानदेश निकल गया। 4 दिसंबर को परली, 8 दिसंबर को वाशिम, 9 तारीख को मंगलूर, 10 तारीख को हदगांव और 11 तारीख को माहौर पहुंचा। इन सभी जगहों ने बिना मतलब के उसने लूटमार की। अब इसके बाद अचानक तापी पार करके मात्र 18 दिन में उसने समृद्ध वराड़ और खानदेश को तबाह किया है। या कुकुरमुंडा से वहाँ भड़ोच पहुंचा और कुकुरमुंडा से जब ये भड़ोच पहुंचा तो अपनी एक छोटी टुकड़ी उसने बुरहानपुर भेज दी। ये छला हुआ था, बिल्कुल छला हुआ था, लेकिन खबर ऐसे उसने प्लांट कर दी थी कि भाई अब तो बुलंदशहर गया, बुलंदशहर बाजीराव जल के राख कर देगा। और बुलंदशहर मित्रों जैसे मुगलों को सूरत था वैसे ही 18वीं सदी में की शुरुआत में निजाम को बुरहानपुर था, क्योंकि बुरहानपुर मुख्य व्यवसाय का क्षेत्र था और बहुत सारा पैसा था। दक्कन का प्रमुख शहर तब बुरहानपुर ही था, ये हम सबको अब मालूम है। वहाँ भड़ोच में गया, भड़ोच का इत्तेदार था सर बुलंद खान, ये मुगल सरदार था। उसके सीमा के पास पहुंचा और उसको एक कड़ा संदेश अंदर भेज दिया। उस संदेश में बाजीराव कहता है कि आप तो जानते हो हमारे और निजाम के संबंध कितने मधुर है, हमें निजाम ने ही यहाँ भेजा है। प्रश्न था चौथाई का। सरबुलंद मुगल सरदार था और कट्टर निजाम का विरोधी था। बाजीराव ने गुजरात लूट के फिर तापी पार की। इस सभी घटनाक्रम से निजाम पूर्णतः बौखलाया, क्योंकि जब से पुंटांबे में भी बाजीराव गया तब से मुगल सेना उसके पीछे पड़ी थी। बाजीराव घूमते 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 जा रहा था, मुगल सेना भी घूमते 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 उसके पीछे पड़ी थी। अचानक रास्ता बदल के वो पश्चिम दिशा में चला गया। तो ये मुगल सेना वहां पूर्ण बौखलाई जब उसने देखा कि बुरहानपुर में तो हमला हुआ ही नहीं है। निजाम बहुत क्रोधित हुआ और निजाम ने बुरहानपुर में बाजीराव का पीछा छोड़ना अब बंद किया। तथापि उसने सीधे पुणे हमले करने का निश्चय किया। निजाम ने स्वराज्य में प्रवेश करते उदापुर, खेड़, पाबड़, मावसारी, ये सारा स्वराज्य का प्रदेश लूट लिया। पुणे के पास पहुंचा। प्रतीक्षा थी बाजीराव के आने की। निजाम को लगता था कि भाई पुणे में हम लोग हैं तो बाजीराव तुरंत पुणे लौटेगा, लेकिन बाजी गुजरात से नर्मदा पार करके पुणे नहीं, निजाम के संभाजी नगर चला गया। और निजाम को ये खबर बारामती में मिली। निजाम को संभाजी नगर लौटने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था, क्योंकि संभाजी नगर तबाह होना निजाम के हित में नहीं था। आप ये समझ लो, बाजी निजाम को घसीट रहा था। निजाम को सेना का संयोजन करना भी बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि सेना में सबसे मेन पॉइंट होता है लॉजिस्टिक। निजाम की एक तो सेना की संख्या बहुत थी, उसमें फिर फ्रेंच तोपें भी थी जो भारी भक्कम थी, और इनसे सेना का मार्गक्रमण बहुत बहुत धीरे चल रहा था। और तीसरी मेन गलती मित्रों, जो गलती पानीपत में बाद में मराठाओं ने भी की, निजाम के जनाना का निजाम के साथ चलना, ये सबसे बड़ी गलती थी। भारी मात्रा में सरदारों के परिवार की महिलाएं इस विशाल सेना के बेड़े के साथ
चल रही थी, तो रफ्तार तो धीमी होनी स्वाभाविक है। बेड़ा को पीछे छोड़ के बाजीराव जब उत्तर की ओर निकल गया तो बेड़ा अहमदनगर पहुंचा। अहमदनगर पहुंचा तो पता चला बाजी उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और आगे बढ़ रहा है संभाजी नगर की तरफ। निजाम ने अपनी सारी तोपें अहमदनगर छोड़ दी और निजाम यहाँ पे चूक गया। लेकिन तोपें अहमदनगर में छोड़ना स्वाभाविक है, उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई थी। बाजीराव गंगापुर और वैजापुर तक पहुंचा, दोनों शहर लूट के फिर आगे बढ़ा। वैजापुर से मात्र 30-40 किलोमीटर पालखेड़ है, जहां पे 3 दिशाओं में पर्वत श्रृंखला है और बीच में पूरा निर्जल क्षेत्र है ये पालखेड़। बाजी ने निजाम को पालखेड़ में आने को मजबूर किया और यही कमोवेश स्थिति नाइकी देवी ने मोहम्मद घोरी के साथ की थी, जब नाइकी देवी और उसके राजपूताना संयुक्त फौज ने मोहम्मद घोरी को बीच में माउंट आबू में घसीटा था। माउंट आबू में जब वो बीच में आया तो आप सी आकार कह लो या यू आकार कह लो, राजपूतों ने मोहम्मद घोरी को बीच में आके पूरा का पूरा फंसा दिया था और यहाँ तो निजाम के साथ ज्यादा विशाली सेना फंसी थी। बाजीराव ने नर्मदा के ये नजदीक के जितने भी सारे खेती वाले क्षेत्र थे वो सारी खेती जला दी ताकि इनको दाना पानी ना मिले। वहाँ एकमात्र जल का स्रोत था और वो नदी भी पर्जन्य नदी थी, तो वो फरवरी तक सूख गई थी। ना दाना है ना पानी है, जानवर सभी भूखे मर रहे हैं। हाँ? सारे मोमिन का लड़ने का वो जज्बा होता है ना, वो जैसे अब गायब हो गया 10 दिन में। निजाम भी पूरी तरह से नाकामी से टूट गया, हताश हुआ। हताश में ऐबक खान को संधि वार्ता के लिए बाजी के पास भेजा और बताया कि भाई हम संधि वार्ता करना आए हैं। संभाजी नगर में अहमदनगर में एक और वाकया हुआ। कोल्हापुर का संभाजी और चंद्रसेन जाधव बाजी के विरुद्ध आमने सामने लड़ने से इन दोनों ने मित्रों साफ मना किया। निजाम के साथ बहुत उनसे झगड़ा भी हुआ है, लेकिन इन दोनों ने साफ मना किया और अहमदनगर से अपने रास्ते ये दोनों मुड़ गए। सीधी बात है, ये दोनों जाने से निजाम का मानसिक खच्चीकरण भी हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। तो यहाँ पालखेड़ में 10 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद निजाम ने ऐबक को भेजा, संधि वार्ता की शर्तें तय की। दक्खन में 6 सूबे का जो चौथ था, जीएसटी था, उसका अधिकार फिर से मराठाओं को देना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ कह दी। संभाजी को पन्हाड़ा भेजना पड़ेगा, ये इसने ना कह दी निजाम ने। ऐसे टोटल 16 शर्तें थी जो बाजीराव ने निजाम से मनवा ली। संभाजी को छोड़ के उर्वरित सारी शर्तें निजाम ने मान ली। तुर्गबाज को अपने पकड़े हुए सारे मराठाओं को भी छोड़ने पे बाजीराव ने मजबूर किया। और एक बात हो गई, ये शर्तें जब तक पूरी नहीं होती, ऐबाज ने अपने 2 सरदार जामीन के तौर पे बाजीराव के साथ रखे। तब जाके मित्रों संधि वार्ता संपन्न हुई और संधि वार्ता भी 6 मार्च 1817 को पालखेड़ से नजदीक संपन्न हुई। गांव का नाम है मुंगी शेवगांव। वहां पे अधिकृत हस्ताक्षर हुए और निजाम ने अपना पराभव स्वीकार कर लिया। वैसे अब जाते जाते मैं बता दूं कि ये मुंगी शेरगांव आज
जायकवाड़ी धरण क्षेत्र में आता है, तो ये पूरा का पूरा गांव पानी में समा गया है। वंदे मातरम।